नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य अपने इस इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। यह जो प्रश्न है यूपीएससी, यूपीपीएससी, नेट जेआरएफ एग्जाम के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी वन एग्जाम जिनमें इतिहास पूछा जाता है के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इन प्रश्नों के माध्यम से इतिहास के एक बहुत बड़े सेक्शन जो प्राचीन एवं मध्यकाल से संबंधित है का रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ अपने आगामी एग्जाम्स को देखते हुए प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए तो हम अपने प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बराबर पहाड़ियों की गुफाओं को आजीवक संप्रदाय हेतु चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। बराबर की पहाड़ियों पर स्थित इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब की तरह सजा हुआ है। और चार कथन दिए, चार चार ऑप्शन दिए, हमें इन चार ऑप्शन को क्या करना है, चुनना है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। चलिए तो इससे संबंधित सबसे पहले हम तथ्यों को जानेंगे और फिर तथ्यों के आधार पर अपने इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, आजीवक जो संप्रदाय है यह कहते हैं एक भारतीय दर्शन की क्या है, पार्ट है, भाग है, जो क्या थे, अनिश्वरवादी थे। अनिश्वरवादी यानी कि ईश्वर में मान्यता नहीं रखते थे, यानी ईश्वर को मान्यता नहीं देते थे। इनके अनुसार ईश्वर नहीं है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। ये क्या थे, भौतिकवादी थे, भौतिकवादी थे। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो संप्रदाय थी यह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मक्खल गोसाल नामक एक भिक्षु थे, उनके द्वारा स्थापित की गई थी। कौन थे, मक्खल गोसाली। ध्यान दीजिएगा, ये जो मक्खल गोसाली हैं, उस समय जो महावीर स्वामी थे उनके साथ ये लगभग 6 साल तक रहे और उनसे अलग होकर के यह अलग आकर इस आजीवक संप्रदाय की स्थापना किए थे। कौन किए थे, मक्खल गोसाल आजीवक संप्रदाय की स्थापना किए थे। और यह संस्था यानी कि यह संप्रदाय लगभग 1000 ईस्वी तक, यानी कि हम बोले तो पूरा ओवरऑल 1500 साल तक लगभग आगे चलता रहा। देखिए, जो आजीवक से संबंधित कई शैलकृत गुफाएं हैं जो चट्टानों को काट कर क्या की गई थी, निर्मित की गई थी। जो आजीवक भिक्षु थे, इन भिक्षुओं को उस समय के तत्कालीन राजा महाराजा क्या थे, इनको संरक्षण दिए थे। तो उन लोगों ने पहाड़ियों को काट करके अलग से इनको एकांत में गुफा का निर्माण किए थे। चट्टानों को काट के गुफा का निर्माण कराकर इनको दान में दिए थे। तो उन्हीं में से बहुत से शैल के चट्टान अभी भी प्राप्त होते हैं, जो बिहार के बराबर पहाड़ी पर है ना, बाहर वहां पे बहुत सारी गुफाओं का निर्माण सम्राट, मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने निर्माण करवा करके इन आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दिया था। देखिए, तो उन्हीं में से एक है। तो हमें क्या है, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। अशोक ने दिया था, किसने दिया था, अशोक ने दिया था। किसने दिया था, अशोक। तो इसलिए इसमें लिखा चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम और आगे चलते हैं। तो बिहार में जो बराबर की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में बहुत सारी गुफाएं हैं। तो उस गुफा में से एक गुफा है लोमस ऋषि का गुफा। कौन है, लोमस ऋषि का गुफा, ये बहुत फेमस गुफा है। देखिए, तो इस गुफा का प्रवेश द्वार जो है ना, वो अर्धचंद्राकार है, कुछ ऐसा है, अर्धचंद्राकार है। और इस पे जो साइड साइड में ना चलते हुए हाथियों का चित्र दिखाया गया है। यहाँ पे चलते हुए हाथियों का चित्र दिखाया हुआ है, ऐसे। ठीक। देखिए, अर्धचंद्राकार है, इसे हम क्या बोलते हैं, मेहराब भी बोलते हैं, मेहराब ना, मेहराबदार है। और यह सजाया हुआ भी है, क्या है, ये काफी अच्छा, मतलब कटिंग करके सजाया भी गया है। और इसपे चलते हुए हाथियों का चित्र भी दिखाया गया है। ध्यान दीजिएगा, जो चैत्य का मेहराब पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी गई है। और इस गुफा का भीतरी कक्ष आयताकार है। इस जो गुफा के पीछे का जो भाग है वो क्या है, आयताकार है। और इसके पीछे क्या है, कुछ गोलाकार कक्ष है ना। ध्यान दीजिएगा। तो हम अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बराबर की पहाड़ियों पर स्थित इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब की तरह सजा हुआ है। यस ना? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, केवल
2 क्या है? सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। हमसे पूछा क्या गया है? सही है। चलिए हम थोड़ा-सा इसके बारे में और डिटेल में बताना चाहूँ, तो मक्खल गुसाल क्या थे? 6 साल तक यह महावीर स्वामी जी के साथ थे। उनके संप्रदाय में, जैन धर्म के संप्रदाय में थे, और उन्होंने 6 साल बाद उनकी संप्रदाय को छोड़ दिया और छोड़ करके अलग से आकर के अ, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। देखिए इनके अनुसार इस जो संप्रदाय की दर्शन है, इस दर्शन के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित है। क्या है? पूर्व निर्धारित है। और उसमें इन्होंने भगवान की जो मान्यता है उसकी अस्वीकार कर दिया, यानी कि ईश्वर के कोई अस्तित्व नहीं है। और सारा का जो सारा जो सृष्टि का संचालन हो रहा है वो पूर्व निर्धारित है। मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। अब देखिए जो इनके द्वारा बिंदुसार थे ना, बिंदुसार बिंदुसार भी इनको क्या दिया था? प्रश्रय दिया था, इनको संरक्षण दिया था। और अशोक ने भी इनको क्या कहता था? संरक्षण दिया था। अशोक ने भी इनको क्या दिया था? संरक्षण दिया था। और अशोक ने ही इनको बहुत सारे पहाड़ियों पे गुफा बनाकर, लोमस ऋषि का गुफा आदि बना करके उन्हें दान में दिया था। ओके, चलिए। तो और आगे चल के ना दशरथ भी, अशोक का जो क्या था पोता हुआ ना, आई थिंक दशरथ, दशरथ भी इसको इनको गुफाएं बनवा करके देगा। दशरथ जो ये सब क्या है? मौर्य वंश के मौर्य वंश के सम्राट शासकों में से एक है। देखिए, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे जाने से पहले मैं आशा करता हूं कि आपका उपनयन संस्कार हो गया होगा। हमारा यह उपनयन संस्कार डिजिटल उपनयन संस्कार है, जिसमें केवल लाइक और सब्सक्राइब करना होता है, और पसंद आ जाए तो दोस्तों के पास शेयर करना होता है। तो देर किस बात की, आप गुरुकुल में हैं तो गुरुकुल की परंपरा को आगे बढ़ाइए। उसके तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपना अपना उपनयन संस्कार को पूर्ण कीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ताम्र पाषाण काल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में तांबे और पत्थर की वस्तुओं का प्रचलन था। नाम से ही पता चल रहा है तांबे और तांबा और पाषाण का होगा ना, तो ये तो सही होगा। कौन सा सही नहीं है? हमसे ये पूछा है। इस काल के दौरान सेलखड़ी, कांचमणि, स्फटिक और कार्नेलियन जैसे अर्ध कीमती पत्थरों के मनकों का निर्माण किया गया था। ताम्र पाषाण काल के लोग वस्त्र बनाने की कला से अच्छी तरह परिचित थे। इस काल में सबसे अधिक चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड ना का उपयोग किया जाता था। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा गलत है। इन चारों में से कौन सा गलत है, गलत बताना है। देखिए हम सबसे पहले फिर तथ्यों को जानते हैं, फिर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए जो मनुष्य ने आज मनुष्य ने हमारे पूर्वजों ने जो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया वह किया था ताम्र का। ताम्र का एक चीज बताएं हम आपको, लोहा, लोहा का सबसे पहले प्रयोग क्यों नहीं किया गया? लोहा, देखिए जो लोहा का गलनांक है ना ये काफी ज्यादा है। इसको इसको गलनाने के लिए, इसको निर्माण करने के लिए काफी ज्यादा टेम्परेचर की, तापमान की आवश्यकता होती है एज कम्पेयर टू लोहा। ताम्र का क्या है, बहुत ही कम तापमान पे, मतलब इसके तुलना में यह कम तापमान पे ही गलनांक गल जाता है और इसका निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए हम जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने सबसे पहले लोहे का आविष्कार किया, सॉरी तांबे का प्रयोग किया ना, तो तांबे का प्रयोग किया। और जब नौ पाषाण काल खत्म हुआ ना, नौ पाषाण काल, पाषाण काल, मैं काल काल जो कालानुक्रम है, कैसे काल का विभाजन किया गया था इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी देखते हैं हम, जो ताम नौ पाषाण काल है, इस काल में मानव केवल पत्थर का ही प्रयोग करता था, परंतु जो नौ पाषाण काल का अंतिम चरण था, उस अंतिम चरण और जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता भी क्या है, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है ना। ओके, तो ताम्र नहीं, कांस्यकालीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किसकी है? कांस्यकालीन सभ्यता है। तो नौ पाषाण काल के अंतिम चरण में तांबा प्लस पत्थर, प्रस्तर का प्रयोग मानव कर रहे थे, था इसका प्रयोग कर रहे थे। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा? हमारा पहला सही हो जाएगा। हम आगे चलते हैं, इसका डिस्क्राइब करते हैं। तो तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने किया था। अनेक संस्कृतियों ने, जो संस्कृतियां थी उस समय की, पत्थर और तांबे से निर्मित उपकरणों के उपयोग पर आधारित थी। जो नवपाषाण काल जो हम बोलते थे ट्रांजिशन एज जो था कि नवपाषाण काल समाप्त हो रहा था और जो
इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उस समय जो काल था, वो उस संक्रमण एज में ही तांबे और पत्थर का प्रयोग मानव करते थे। ध्यान दीजिएगा, तो ताम्र पाषाण काल के लोग प्राय तांबा एवं पाषाण के उपकरणों का प्रयोग करते थे। ये कभी कभी निम्न श्रेणी के कांस्य का भी प्रयोग किया करते थे ना, कांस्य, कभी कभी निम्न श्रेणी के कांस्य, यानी कि इनका जो चरण था काफी ज्यादा अपडेट हो रहा था तेजी से ना, कांस्य। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा, जो मेच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कांस्यकालीन हो जाएगा, यानी कांस्य कांस्य का काफी ज्यादा अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाएगा। तांबा प्लस 3, क्या चीज, तांबा प्लस 3 का प्रयोग करने लगेंगे, तो वही जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसे कांस्यकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है ना। चलिए हम और आगे चलते हैं। ये लोग उत्कृष्ट ताम्रकार थे, क्या थे, उत्कृष्ट ताम्रकार थे, क्या थे, ताम्रकार थे, तांबे का काफी अधिक मात्रा में ये लोग प्रयोग करते थे। देखिए, और पाषाण के भी अच्छे क्या थे, कारीगर भी थे। याद रखिएगा, नाम से ही पता चला है क्या है, ताम्र पाषाण काल है। और वर्तमान में जो हमारे पास ताम्र पाषाण युग के तांबे के उपकरण, हथियार, चूड़ियां है ना, तांबे किसके हैं, उपकरण है, चूड़ियां हैं, हथियार हैं, तांबे के बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं। और इन्होंने जो इस समय के जो मानव थे, वो लोग सेल खड़ी, क्या चीज, सेल खड़ी, स्टेटाइट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टेटाइट ना, और कार्नेलियल, कांचमणि, क्रिस्टल के मनकों का निर्माण करते थे। ओके, मनकों का निर्माण करते थे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, तो हमारा इस तरह से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मालवा की, मालवा जो रीजन ना, मालवा, मालवा का पठार है ना, मालवा, मालवा का जो रीजन है, उस रीजन में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इसकी तकलियों, स्पिंडल वॉल्स, स्पिंडल वॉल्स, ठीक है, ये क्या है, तकली, आई थिंक सूत काटने वाले होते हैं ना, तकली, सूत काटने वाले लोग कताई बुनाई का भी प्रयोग करते थे। तकली, इसको इंग्लिश में बोलेंगे WHORL, ओके। इससे क्या होता है, कटाई भी किया करते थे, क्या करते थे, सूत काटते थे, लोग कताई बुनाई भी किया करते थे। जो वहाँ पे तकली मिली है ना, मालवा के पठार में, जो क्या है, गुजरात के नीचे, महाराष्ट्र से और थोड़ा सा नीचे, महाराष्ट्र के ऊपर, और राजस्थान, और जो मध्य प्रदेश है, उस जो उन सब का जो कामन भाग है ना, जो कटा हुआ, उसी को क्या कहते हैं, मालवा बोलते हैं। तो उस वाले रीजन में, राजस्थान से भी लगता है, ठीक है, तो उस वाले रीजन में क्या है, बहुत सारे तकलियां मिली हैं। उन तकलियों के हिसाब से हमें मालूम चलता है क्या, ये लोग कताई बुनाई से भी क्या थे, परिचित थी। वैसे भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसमें काटन की, क्या कहते, काटन का खेती किया जाता था, कपास की खेती किया जाता था। तो हम अब देखिए, जिससे लोग रेशम के सूती, रेशम से निर्मित कपास, पटसन और रेशमी धागे महाराष्ट्र में पाए गए हैं। ओके, इससे ज्ञात होता है कि ये लोग वस्त्र बनाने की कला से भली भांति क्या थे, परिचित थे, वस्त्र बनाने की कला से भली भांति परिचित थे। ओके, वस्त्र से क्या लोग थे, बस परिचित थे। ध्यान दीजिएगा, तो यह वस्त्र बनाने की कला जो थी, उससे ये लोग क्या थे, भली भांति परिचित थे। हम और आगे चलते हैं। देखिए, जो ताम्र पाषाण काल के लोग थे, विभिन्न प्रकार के मृद भांडों का प्रयोग करते थे, उपयोग करते थे। इनमें सबसे ज्यादा काला व लाल मृद भांड सर्वाधिक प्रचलित था। काला व लाल मृद भांड, देखिएगा, मृद भांड कैसा था, काला व लाल। मृद भांड मतलब मिट्टी का बर्तन, ठीक है, मिट्टी से निर्मित बर्तन। तो लोग कैसा था, काला था प्लस लाल, यानी कि उनका जो मिट्टी का बर्तन हुआ करता था, वह काला हुआ करता था और लाल हुआ करता था, सर्वाधिक प्रचलित था। इन मृद भांडों में जो बर्तन होता था, वह बर्तन मैक्सिमम, अधिकांश क्या होता था, लाल होता था, क्या होता था, लाल होता था। और इस पे काले रंग से डिजाइन किया गया होता था, काले रंग से डिजाइन किया गया होता था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लाल चित्रित मृदभांड। अभी देखते हैं। ओके, तो डिजाइन इसे काले रंग से किया गया था, इसलिए इसे ब्लैक रेड, यानी कि जो उसमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उससे पहले भी कुछ संस्कृतियां थी ना, जैसे जोरवे की सन थी, जोरवे, सॉरी, जोरवे की संस्कृति ना,
ऐसे बहुत सारी संस्कृतियां थी, तो उन संस्कृतियों में ऐसा ब्लैक ऑन रेड, रेड के ऊपर ब्लैक कलर से क्या किया जाता था, इसमें जो चित्रित हुआ था ये किससे होता था, ब्लैक, और इसका कलर क्या होता था, रेड। ध्यान दीजिएगा ना। और कुछ गेरुवर्णी मृदभान भी पाए गए हैं। कैसे, गेरुवर्णी मृदभान। ओके, देखिए, तो सामान्यतः गैरिक मृदभांड लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के गैरिक यानी गेरुए रंग से रंगे हुए गैरिक मृदभांड। ना, गैरिक मृदभांड मतलब गेरुए रंग से रंगे हुए मृदभांड पाए गए हैं। तो गैरिक मृदभांड संस्कृति के लोग हड़प्पा वासियों के समकालीन थे। जो गैरिक गेरुवर्णी मृदभांड था, वह यह जो गेरुवर्णी मृदभांड है, जो गेरुए रंग के रंगे हुए हैं, यह सब इसकी सभ्यता के लोग कौन थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेरुवर्णी मृदभांड का प्रयोग करते थे। तो यह संस्कृति किससे हो जाएगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हो जाएगी ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हो जाएगी। अब देखिएगा, जिस जिस क्षेत्र में वे रहते थे वहाँ हड़प्पा वासियों से अधिक दूर नहीं थी। जो गिरुवाड़ी वाले लोग जो थे वो जहाँ रहते थे वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या थी, ज्यादा दूर नहीं थी, यानी कि पास में ही थी। हमसे पूछा क्या गया है, मैं देखता हूँ। इस काल में सबसे अधिक चित्रित धूसर मृदभांड का उपयोग किया जाता था, नहीं। ओके, चित्रित था वो किसे था, काले चित्रित धूसर मृदभांड, ये हो जाएगा आई थिंक। जो चित्रित धूसर मृदभांड है ना, इसका प्रयोग होता था आई थिंक वैदिक काल में। किसमें, वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड हो जाएगा, वैदिक काल में। ओके, और चित्रित धूसर मृदभांड तो ये वैदिक काल में जाएगा। और NBPW, यन नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, NBPW ये जो हो जाएगा ना, काला चित्रित धूसर मृदभांड, इसका प्रयोग जो हो जाएगा ये हो जाएगा आई थिंक मौर्य महाजनपद काल से हो जाएगा। मौर्य एक प्रकार से मौर्य मौर्य काल से संबंधित हो जाएगा ना, मौर्यन काल से हो जाएगा, मौर्यन काल से संबंधित हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो तो वैदिक काल से क्या, चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किससे, वैदिक काल से, ताम्र पाषाण काल से नहीं है। ओके, तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जो हमारा गलत है यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, चलिए, तो आशा करता हूँ इन जो मृदभांड है, इन मृदभांडों के बीच में अंतर समझे होंगे। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, देखिएगा, जो काला, काले रंग से क्या होता है, चित्रित होगा, काले रंग से क्या होगा, चित्रित, चित्रित लाल मृदभांड, यह है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। प्लस पहला क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया ये, और इसी में हो जाएगा गेरु वर्णी मृदभांड भी इसी में निर्मित है ना, गेरु वर्णी मृदभांड यानी गेरुई रंग से रंगा हुआ मृदभांड। इसका भी प्रयोग लगभग इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही जोड़ा जाता है, क्योंकि इसके आसपास का ही ये क्या है, समय है। परंतु हम और आगे चलें, देखिए, उसके बाद आ जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर, इसका समय हो जाएगा वैदिक काल से। और NBPW नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, काला सॉरी, ठीक है, उत्तरी काला चित्रित मृदभांड। ओके, इसका संबंध हो जाएगा मौर्य काल से हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि अगर मान लीजिए हमें NBPW टाइप का चित्र जो कोई भी मृदभांड मिलेगा तो वो किससे जो होगा, मौर्य काल से संबंधित हो जाएगा ना। तो यह मृदभांड से भी हम एज का पता लगा लेते हैं कि यह किस कालखंड का मृदभांड है। चलिए, हमने काफी ज्यादा डीप में इसको डिस्कस कर लिया, आगे चलते हैं। भारत में मध्यकालीन सुल्तानों के संदर्भ में, मध्यकालीन है ना, सुल्तानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलबन द्वारा अपनी सेना में घोड़ों को दागने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में चेहरे की पहचान की प्रणाली आरंभ की थी। फिरोज तुगलक ने दामों का एक पृथक विभाग स्थापित किया। दाम है कि दास है, चलिए ठीक है, अगर दास होगा तभी हम देखते हैं।
दासों का एक पृथक विभाग स्थापित की। उपरीत कथनों में से कौन सा से कथन सही है? अब हम चलिए इसके बारे में थोड़ा तथ्यों को जानते हैं, फिर प्रश्न पे आते हैं। देखिए, जो हमारा जो मध्यकालीन सल्तनत है ना, मध्यकालीन, जिसमें क्या आ जाएगा, सल्तनत, ये किससे संबंधित है? सल्तनत काल से संबंधित है। सल्तनत काल, ध्यान दीजिएगा। सल्तनत काल की शुरुआत कब हुई थी? मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? आक्रमण किया था। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। देखिए 1900 सॉरी 1192 ईस्वी में तराइन का क्या हुआ था? द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए? पराजित हुए और मोहम्मद गौरी का जीत हुआ। मोहम्मद गौरी का जीत हुआ और आगे चल करके मोहम्मद गौरी का 1206 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। गौरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो जाएगी। जो गौरी द्वारा यह नवनिर्मित साम्राज्य था, उस साम्राज्य के जो उसके उस समय के उसके क्या थे? दास थे, जिसमें था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मुख्य था। उसने यहाँ पे इसकी स्थापना की। परंतु जो सल्तनत काल का स्थापना हुआ था, उस सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश को माना जाता है ना। इल्तुतमिश को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। इल्तुतमिश को माना जाता है। तमिश को माना जाता है। चलिए हम इधर ज्यादा नहीं जाएंगे, हम बस ये बताना चाहते हैं। एक चार इस जो सल्तनत काल था, इस सल्तनत काल में पांच वंशों ने शासन किया था। पहला है मामलुक वंश या दास वंश, या मामलुक वंश या दास वंश। दूसरा दास तुगलक, सॉरी हाँ दास तुगलक नहीं, दास खिलजी तुगलक। दूसरा क्या हो जाएगा? खिलजी। दूसरा, तीसरा तुगलक सैयद, लोदी। दास खिलजी तुगलक सैयद लोदी, ये चार वंश ने, डायनेस्टी ने शासन किया इस सल्तनत काल में, जो लगभग कितने साल तक? 320 साल तक। 300 सॉरी 320 वर्ष तक क्या किए? पूरे जो भारतीय उपमहाद्वीप था, इसमें जो उत्तर भारत का क्षेत्र, वहां पे इन लोगों ने शासन किया। दक्षिण में भी जो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में भी आक्रमण करके उधर भी किया था ना शासन। देखिए, तो हम ज्यादा इधर ये हो गया शॉर्ट में इंफॉर्मेशन। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था, जो खिलजी वंश का काफी महान शासक था ना, वो खिलजी वंश का ही महान शासक बोले या फिर दिल्ली सल्तनत का पूरे महान शासकों में से एक था। इसने दाग व चेहरा प्रणाली क्या की? दाग व चेहरा प्रणाली की क्या की? शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा प्रणाली की क्या की? शुरुआत की। इसमें यह दो प्रणालियां थी। इसमें जो पहली प्रणाली थी दाग प्रणाली, इसमें क्या किया? चेहरा, दाग और चेहरा प्रणाली था। इसमें चेहरा प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें प्रत्येक सैनिक को एक पहचान पत्र दिया जाता था। क्या दिया जाता था? पहचान पत्र दिया जाता था। और दूसरी जो दाग प्रणाली थी, चेहरा प्रणाली में क्या जाता था? इसमें पहचान पत्र दिया जाता था। अब हजारों लाखों की संख्या में सैनिक लड़ा करते थे, तो उसमें पहचानने के लिए, अपने अलग से अपने सैनिकों को अलग करने के लिए, हो सकता है कि कहीं अपने ही सैनिकों को मारने लगे, इस तरह से इनको पहचान करने के लिए हमारे सैनिक कौन है उनको अलग से अलग अलग मतलब पहचान दिया जाए। इसके लिए इन्होंने पहचान पत्र प्रणाली शुरुआत की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और घोड़ों के लिए क्या किए? दाग प्रणाली। किसके लिए था ये? तो हो गया सैनिकों के लिए। किसके लिए जाएगा? घोड़ों के लिए। मतलब घोड़ों की पहचान के लिए दाग प्रणाली, उनको दाग करके एक चिन्ह बनाया जाता था उनके आई थिंक गले के आसपास ना। तो ठीक है, तो ये दाग प्रणाली किसके लिए था? घोड़ों के लिए था। इसकी शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने की थी दाग व चेहरे प्रणाली का शुरुआत। ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए,
गयासुद्दीन बलबन कौन है? अगले अगला जो गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने एक पृथक सैन्य विभाग, पृथक विभाग, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज की शुरुआत की और कोतवाल की नियुक्ति की। कोतवाल की क्या की? नियुक्ति की। कोतवाल की इन्होंने क्या की? एक नियुक्ति की। तो याद रखिएगा, दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। पृथक सैन्य विभाग की स्थापना दीवान ए अर्ज नाम से अलाउद्दीन सॉरी बलबन ने की। किसने की थी? बलबन ना, बलबन ने इसकी स्थापना की थी, पृथक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज के नाम से। चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जो फिरोज शाह तुगलक था ना, इसने दासों के लिए अलग से क्या की? एक विभाग स्थापित की, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। कौन है? फिरोज तुगलक। क्या है? दीवान ए बंदगान। यह एक क्या था? दास विभाग था। जो युद्ध बंदी होते थे, जो अन्य जो दास थे, उन दासों के लिए यह एक विभाग का निर्माण किया। इसमें इनके द्वारा क्या कहते थे, जो उसमें सरकार थी, उस सरकार से संबंधित बहुत सारे कार्य कराए जाते थे, फैक्ट्रियों में इनके द्वारा काम कराया जाता था ना। तो इसकी शुरुआत किसने की? अ, दास विभाग की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की। देखिए इसने एक और काम किया, जो एकता होता है ना, एकता, एकता व्यवस्था का क्या किया? एकता व्यवस्था का इसने वंशानुगत बना दिया। एकता व्यवस्था क्या कर दिया? वंशानुगत बना दिया। इससे पहले जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी ना, अलाउद्दीन खिलजी, जो तुगलक वंश से पहले के जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने क्या किया? जो जमींदार हुआ करते थे, सॉरी, जो एकता जिनको दे दिया गया था वंशानुगत, उन्हें छीन कर करके अब उन्हें वंशानुगत उसकी जो धारणा था उसे समाप्त कर दिया था। सब राज्य का क्षेत्र बना दिया था, एक केंद्रीकृत क्षेत्र बना दिया था। परंतु जब ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक के जो इससे पहले थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने सेम जो अलाउद्दीन खिलजी वाला जो नीति था उसका भी उन्होंने क्या किया था? पालन किया था। जिससे क्या होगा? चारों तरफ विद्रोह ज्यादा भड़क गया था, उसे पागल बादशाह भी कहा जाता है ना। तो वो जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो यह नीति थी, उसी नीति को बदलते हुए फिरोज शाह तुगलक ने क्या कर दिया? एक एकता व्यवस्था को वंशानुगत बना दिया। ठीक है, जिससे क्या होगा? इसके काल में जो दंगे फसाद हो गए थे, इसके जो राजा के विरुद्ध षड्यंत्र था, वो सब क्या हो गया? कम हो गया, वो लोग संतुष्ट हो गए। ओके, एकता व्यवस्था क्या कर दिया? वंशानुगत कर दिया, वंशानुगत। चलिए तो ये कुछ रहा, ये हमने जो इसी संबंधित तथ्य हैं उसको डिस्कस किया। अब चलिए अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला है बलबन द्वारा अपनी सेना में घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की गई। नहीं, गलत, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था ना। चेहरा प्रणाली और दाग प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में चेहरे की पहचान की प्रणाली आरंभ की थी। यस, ये क्या है? सही है। दूसरा, तीसरा, फिरोज तुगलक ने दामो दामो नहीं मतलब दासों, ये क्या रहेगा? दास रहेगा, दासों का एक पृथक विभाग स्थापित किया, दीवान ए बंदगान नाम से। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। हमारा 2 और 3 क्या है? सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखिए, जो पहला क्या है? गलत है ना। पहला हमसे क्या पूछा गया? कौन सही है? तो पहला गलत है, पहला इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये तीनों कट जाएगा ना, तीनों कट जाता। अगर चाहते तो पहले से ही हम तीनों काट देते हैं, केवल डी ऑप्शन को हम सही कर सकते थे। चलिए तो हमारा इस तरह से ये भी प्रश्न सॉल्व हुआ, और चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के संदर्भ में कुमारामात्य और आयुक्त कौन है? कुमारामात्य और आयुक्त मौर्य दरबार में प्रशासनिक अधिकारी क्या थे? ये पूछा गया कि कुमारामात्य और आयुक्त क्या थे? कुमारामात्य और आयुक्त क्या थे? तो पहला ऑप्शन है मौर्य दरबार में प्रशासनिक अधिकारी थे। क्या थे? मौर्य दरबार में प्रशासनिक अधिकारी थे। गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय इकाइयां थी ना। गुप्त साम्राज्य में नियुक्त प्रांतीय प्रशासक थे। चोल काल में राजस्व चोल, ठीक है, चोल चेर पांड्य थे ना दक्षिण में। चोल काल में राजस्व प्रशासन
के प्रभारी अधिकारी थे, राजस्व प्रशासन के प्रभारी अधिकारी थे। देखिए देखिए जो हमारा ये प्रश्न है, इस प्रश्न में गुप्त साम्राज्य क्या है ज्यादा बार आया है, तो हम चेक करते हैं पहले गुप्त साम्राज्य का जो है उसका प्रशासनिक व्यवस्था था। गुप्त प्रशासन के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। गुप्त प्रशासन ना, गुप्त प्रशासन। देखिए जो गुप्त प्रशासन था उस समय जो राजा हुआ करता था वो प्रधान होता था, परंतु उसको उसके प्रशासन में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री होता था। क्या होता था? मुख्यमंत्री, एक सेनापति, हम शॉर्ट में कहें तो ये मंत्रिमंडल टाइप का होता था, सेनापति, प्रधान सेनापति, ऐसे करके के कई अधिकारी होते थे, जो इन अधिकारियों की एक परिषद हुआ करती थी। क्या होती थी? परिषद। एक परिषद के माध्यम से जो गुप्त शासक था वह अपना शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता था। ये लोग क्या करते थे? राजा को सहयोग प्रदान करते थे, राजा को सहयोग प्रदान करते थे। अब देखिए जो गुप्त प्रशासन था, अभिलेखों से एक अन्य शासक का भी, एक अन्य अधिकारी का भी हमें पहचान मिलती है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। वह था संधि विग्राहिक। संधि संधि यह भी एक बहुत क्या है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। यह संभवतः विदेश विभाग होता था ना, विदेश विभाग, विदेश विदेश विभाग का एक था प्रधान अधिकारी था, संधि विग्राहिक। देखिए हम और आगे चलते हैं। जो कुमारामात्य और आयुक्त, कुमारामात्य और आयुक्त नामक जो अधिकारी है ना, कुमारामात्य और आयुक्त अधिकारियों के एक वर्ग के माध्यम से राजा प्रांतों का प्रशासन संभालता था ना, प्रांतीय प्रशासन में। प्रांतीय प्रशासन में क्या करते थे? साथ में उनके साथ निकट का संबंध रखते थे। देखिए एक केंद्रीकृत ये साम्राज्य हो गया ना, ओके। यह बटा था किसमें? इसे हम बोलेंगे भुक्ति, भुक्ति या प्रांत, या प्रांत, ध्यान दीजिएगा, भुक्ति या प्रांत। यह क्या था? भुक्तियों में विभाजन था, ओके। सॉरी मैं फिर से इसको करता हूं। देखिए ये हो गया साम्राज्य, जहां का हेड कौन होता है? राजा होता है। क्या होता है? राजा होता था। यह किसमें बटा था? यह बटा था प्रांतों में। किसमें बटा था? प्रांतों में। यह हो गया प्रांत। और यहाँ पे नियुक्त शासक कौन थे? कुमारामात्य, आयुक्त। ठीक है, कुमारामात्य और आयुक्त यहाँ पे क्या होते थे? नियुक्त होते थे। अब देखिए यह किसमें बटा था? यह हो गया भुक्ति। यह किसमें बटा था? भुक्तियों में बटा था, यानी कि प्रांत भुक्तियों में बटा था। अब देखिएगा जो भुक्ति में प्रशासनिक अधिकारी होते थे, यहाँ पे उपरीक, इन्हें क्या बोला जाता है? उपरीक बोला जाता है। उस अधिकारी को क्या बोला जाता है? उपरीक। एक बार से गवर्नर हुआ करते थे ना, गवर्नर भी हुआ करते थे। प्रांतीय गवर्नरों को उपरीक, देखिए गुप्त साम्राज्य प्रांतों को भुक्ति और प्रांतीय गवर्नरों को उपरीक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? भुक्ति हो गया। यहाँ के प्रांत जो गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर हो गया, और उपरीक के नाम से भी जाना जाता है ना, उपरीक। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब हम और आगे चलते हैं। जो भुक्ति था ना, ये भुक्ति इसी किसी बांटा गया था? विषय में। ये क्या होगा? हो जाएंगे, ये हो जाएंगे विषय। यहाँ के जो प्रधान अधिकारी होगा वो क्या होगा? विषयपति। विषय पति। ध्यान दीजिएगा ये जो भुक्ति है ना, कभी कभी भुक्ति को प्रांत भी कहा जाता है ना, भुक्ति को प्रांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे
उपरीक या गवर्नर हो जाएंगे, जो प्रांतों में नियुक्त होते थे, कुमारा मात्य और आयुक्त, ये कभी कभी एक बॉडी ही होता है ना, ध्यान दीजिएगा। तो प्रांत और भुक्ति यानी कि उपरीक बोला जाएगा, कुमारा मात्य बोला जाएगा, ठीक है, गवर्नर। ओके, ये राजकुमार जो जो परिवार, राजा का जो परिवार होता था, उसी में से राजकुमारों में से ही यहाँ पे गवर्नर नियुक्त होते थे, कहाँ पे, प्रांतों में या भुक्ति में। चलिए, तो ये हो गया विषय पत्ति। इसे जिला भी कहा जाता ना, जिला अधिकारी भी होता था, इसे जिला भी कहा जाता है, विषय या जिला, जिला। तो ये आधुनिक संदर्भ में ये क्या होता था, जिला अधिकारी भी होता था। और और इसमें जो थे विषय पत्र हो गए। अब विषय पत्र हो गए, यहाँ पे जो नगर हुआ करता था, क्या होता था, नगर, उस नगर में नगरपति होता था, क्या होता था, नगर पति भी होता था ना, जो अपने नगर का क्या था, श्रेष्ठियों का, श्रेष्ठी श्रेष्ठी जो होते थे, नगर श्रेष्ठी, उसका क्या होता था, अधिकारी होता था, नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी का वो प्रधान अधिकारी होता था, यानी व्यापारियों का वह संघ हुआ करता था, जिसके माध्यम से वह नगर का प्रशासन का संचालन करता था और विषयपति का सहयोग करता था। अब देखिएगा, अब जो जिला था ना, यह जिला, यह बटा था किसमें, यह बटा था गांव में, यानी गांव क्या थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। और यहाँ पे क्या होता था, ग्रामड़ी, ग्रामड़ी होता था ना, ग्रामड़ी, ग्रामीणों का एक समूह हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरह से गुप्त साम्राज्य का प्रशासन चलता था, गुप्त साम्राज्य का प्रशासन चलता था। तो चलिए, हमने जो डिस्कस किया यह प्रशासनिक व्यवस्था, उसके बारे में, उसके उसका जो इसके आधार पर अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो मौर्य दरबार में प्रशासनिक अधिकारी थे नहीं, कहाँ थे, गुप्त साम्राज्य में थे। गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय इकाइयां, नहीं प्रांतीय इकाई नहीं, अधिकारियों का नाम है ना, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा, गुप्त साम्राज्य में नियुक्त प्रांतीय प्रशासक, यस, क्या थे ये, प्रांतीय प्रशासक थे, प्रांतीय प्रशासक थे। चोल काल में नहीं, चोल काल में तो होंगे ही नहीं। ओके, चलिए, तो हमारा इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, चलते हैं आगे। एक मिनट, यहाँ पे मैंने दो बार इरेज कर दिया ना, इसे इरेज कर सही कर देता हूँ। ओके, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगला अगला जो प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर द्वारा, किसके द्वारा, अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए सामाजिक और शैक्षणिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, अकबर ने सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था ना, 1800 आई थिंक 28 में ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। उसने विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान की, उसने विवाह के लिए आयु को बढ़ाकर लड़कियों के लिए 14 वर्ष, लड़कों के लिए 16 वर्ष कर दिया। उसने गणित, नैतिक विज्ञान जैसे धर्मनिरपेक्ष विषयों पर बल देते हुए शैक्षिक पाठ्यक्रम में संशोधन किया। ओके, तो चलिए, जो हमारा ये मुगल बादशाह है अकबर है, इनकी जो शासनकाल से संबंधित, इस प्रश्न से संबंधित जो तथ्य हैं, उस तथ्यों को देखते हैं। देखिए, अकबर ने कई सामाजिक और शैक्षणिक सुधार किए थे, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है, इसीलिए तो अकबर महान है ना। तो अकबर ने कई सारे शैक्षणिक और सामाजिक सुधार किए थे, उनमें से कुछ हैं, देखिएगा, ये बिंदुवार में बताते चलता हूँ। उसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है ना, यद्यपि कोई स्त्री स्वयं अपनी इच्छा से क्या होती थी, बारंबार सती होने का हट करे तो उसे वैसा करने की छूट होती थी, उसने पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया। इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, परंतु कोई स्त्री अपनी स्वेच्छा से अगर बार बार हट कर रही है कि नहीं मुझे सती होना है, मुझे सती होना है, तो उसे वैसा करने के लिए छूट थी, उसे छूट दे दी जाती थी। देखिएगा, इस प्रकार सती प्रथा पर प्रतिबंध तो लगा, परंतु पूर्ण प्रतिबंध बिल्कुल नहीं लगा, यानी कि पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा ना, पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए, विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान की, इस यानी कि जो विधवा पुनर्विवाह था उसको वैधता प्रदान की, विधवा
पुनर्विवाह को वैधता प्रदान की, यानी कि उसको बढ़ावा दिया। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा और आगे चलते हैं हम। विवाह हेतु लड़कियों का जो उम्र था ना, वह 14 वर्ष लड़कियों के लिए, किसके लिए 14 वर्ष, और लड़कों के लिए 16 वर्ष। जो बॉयज थे उनके लिए 16 वर्ष की आयु निर्धारित की गई, तय कर दी गई, यानी कि जो लड़कियों का उम्र है 14 वर्ष से अधिक नहीं होना, 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, और लड़कों का उम्र 16 वर्ष से भी कम नहीं होना चाहिए, उसको इन्होंने बैन किया। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम आगे चलते हैं। और शराब एवं अन्य मादक पेय पदार्थों, शराब एवं अन्य मादक पेय पदार्थों की बिक्री पर क्या कह दिए, प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, मादक पेय पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, तो क्या लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए मादक पेय पदार्थों जैसे शराब और अन्य जो थे। अब ध्यान दीजिएगा, अकबर अकबर केवल पहली पत्नी की बांझ होने की स्थिति में ना, अकबर मान लीजिए शादी हुआ, अब पत्नी से मतलब बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो बांझ, उससे बांझ बोला जाता है, तो बांझ होने की स्थिति में ही एक से अधिक विवाह की मान्यता दी, बांझ से अधिक स्थिति में ही बहु विवाह की मान्यता दी। ओके, अब देखिएगा, हम और आगे चलते हैं। उसने नैतिक शिक्षा और गणित, नैतिक शिक्षा और गणित जैसे धर्मनिरपेक्ष विषयों पर अधिक बल देते हुए शैक्षिक पाठ्यक्रम में संशोधन करके इन्हें ऐड किया गया ना। ये क्या थे, धर्मनिरपेक्ष, जो किसी धर्म से संबंधित नहीं थे, उनको जो शैक्षिक पाठ्यक्रम था उसमें इन सब को पढ़ाने की शुरुआत अकबर ने की। चलिए, तो हमने जो डिस्कशन किया, उस डिस्कशन के आधार पर अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अकबर ने सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? नहीं, लगाने की कोशिश किया परंतु पूर्ण प्रतिबंध नहीं था। चलिए, दूसरा, उसने विधवा पुनर्विवाह को, अरे सॉरी, हाँ ये गलत हो जाएगा ना, हमसे क्या पूछा है, सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला क्या है, गलत है, हमसे भी जो गलत होगा वही सही हो जाएगा ना। उसने विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान की, यस ये सही है। उसने विवाह के लिए आयु बढ़ाकर 14 वर्ष और 16 वर्ष लड़कों के लिए, 16 वर्ष लड़कियों के लिए 14 वर्ष कर दिया, यस ये भी सही है। उसने गणित और नैतिक विज्ञान जैसे धर्मनिरपेक्ष विषयों पर बल देते हुए शैक्षिक पाठ्यक्रम में संशोधन किया, यस ये भी सही है। इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है ये क्या है, गलत है, और जब गलत है तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, तो फिर आगे चलते हैं हम और अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में लोपामुद्रा, मैत्रेयी, अपाला थी, क्या थी, भारतीय इतिहास में एक किससे संबंधित है, तो प्राचीन भारत की महिला शासक हैं, ऋग्वैदिक काल की देवियां हैं, यानी देवीय देवता, ठीक है, कवित्री व लेखिका हैं, बौद्ध भिक्षुणी हैं। चलिए, अगर आप एक बार भी अगर प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे तो इसे बाकी ये मैत्री और अपाला को ना जाने, हो सकता हो कि ना जानते हो, परंतु लोपामुद्रा को जरूर जानते होंगे ना, ये पढ़े होंगे जरूर, एक इनको याद आ जाएगा। अगर याद आ जाएगा तो हम आसानी से कह सकते हैं क्या थे, कवित्री थी और लेखिका थे, जिन्होंने जो ऋग्वेद की रचना की गई थी उसमें आई थिंक तीसरे मंडल की, क्या मैं भूल रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कौन सा मंडल था, ठीक है, तो उसमें क्या करती, कवित्री और लेखिका की भूमिका इन्होंने निभाई थी। उसकी जो ऋग्वेद की जो रचना हुई थी उसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये क्या थे, विभिन्न भाषाओं में लेखिकाओं के योगदान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये क्या थी, लेखिकाएं थी, विभिन्न लेखिकाएं हैं, ठीक है, और इनकी जो क्या क्या कौन कौन थी हम उसके बारे में चलिए जिक्र करते हैं। देखिए, घोषा, और भी बहुत सारे नाम है ना जो जिससे जुड़ी हुई हैं, घोषा, लोपामुद्रा, गार्गी, गार्गी संवाद हुआ था ना, अभी देखते हैं इसके बारे में, मैत्रेयी, अपाला, रोमासा, ब्रह्मवादिनी,
ब्रह्मवादिनी आदि बहुत सारी ऐसी लेखिकाएं थी, महिला लेखक थी, जो वैदिक काल में जो संस्कृत था, संस्कृत साहित्य का जो मुख्य धारा थी, उस मुख्य धारा में महिलाओं की छवि पर ध्यान केंद्रित किया गया ना। ध्यान दीजिएगा, ये सब महिलाएं थी जो उस समय की संस्कृति थी, लेखिका की भूमिका उस संस्कृति में इन्होंने निभाया था। संस्कृत थे ना उस समय का। देखिए इसमें तो ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कवित्री थी, ये लेखिका थी, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हम आगे और चलते हैं, तो अब देखिए इसमें कुछ बौद्ध भिक्षुणी की भी नाम आए ना। बौद्ध भिक्षुणी में थे, इसमें हो जाएगा मुट्टा, उबीरी, मृत्तिका, बहुत सारे क्या हैं, बौद्ध भिक्षुणी हैं, जो जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, उस समय इन्होंने पाली में जो रचित गीतों, पाली में रचित गीत है ना, पाली क्या है, भाषा है, उसमें रचित जो गीत थे, उन गीतों में इन्होंने क्या किया थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसमें इन्होंने अपनी वेदना, उस समय की जो वेदना थी सांस्कृतिक, जो उनकी समाज में, उसका इन्होंने उसमें प्रकट किया है। अब देखिए कुछ और भी नाम आता है ना, जैसे अंडाल और अन्य अलवार कवित्रियां, ये क्या थी, महिला थी। उसमें जो दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संत थे, उन्हीं में अलवार संत में ये क्या थी, अंडाल भी क्या थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका है। ये किस कब थी, ये छठी शताब्दी ईस्वी में थी, छठी शताब्दी ईस्वी में थी ना, अंडाल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अपने प्रति सॉरी ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया है ना इन्होंने, अपने ईश्वर के प्रति अपने जो प्रेम है उसको अभिव्यक्त किया है अंडाल ने ना। ऐसे बहुत सारे और भी लेखिकाएं हैं जिनके बारे में हम कुछ और डिस्कस कर देते हैं, रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। देखिए कश्मीर में मुस्लिम कवित्रियों जैसे लाल, ये कश्मीर में थे। हब्बा खातून, हब्बा खातून, ये जो थी भक्ति, क्या थे, भक्ति जो संत थे, भक्ति परंपरा के क्या थे ये, ध्यान दीजिएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है ना, भक्ति परंपरा, ये क्या थी, लेखिका थी। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये क्या थी, लेखिका थी। और इन्होंने भक्ति की जो संत परंपरा का प्रतिनिधित्व किया, वक सूक्तियां लिखी, क्या लिखी, वक लिखी, वक नामक, इन्होंने वक नाम से क्या लिखी थी, वक, वक नाम से सूक्तियों की इन्होंने क्या की, रचना की। चलिए हम और आगे चलते हैं, तो ये क्या थी, कवि थी, कहाँ पे, कश्मीर में। ये ध्यान दीजिएगा, कहाँ हो जाएगा, कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में हो जाएगा। अब जैसे कुछ और भी महिलाएं हैं जिन्होंने, लेखिकाएं हैं जिन्होंने, जिसमें मीराबाई, मीरा बाई कहाँ थी, गुजरात में, राजस्थानी और हिंदी तीन भाषाओं में ना, गुजराती, राजस्थानी और हिंदी तीन भाषाओं का इन्होंने, तीन भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी। ठीक है, गुजराती, राजस्थानी और तमिल तीन भाषाओं में, सॉरी गुजराती, राजस्थानी और हिंदी तीन भाषाओं में इन्होंने रचना की। अब देखिए तमिल में कुछ और भी थे ना, तमिल में कुछ लेखिकाएं थी, जैसे अवैयर, अवैयर, कन्नड़, अक्का महादेवी, कौन है, अवैयर और कन्नड़ में। ठीक है, तमिल, अवैयर क्या थी, तमिल में लिखा करती थी, और कन्नड़ में क्या लिखा लिखा करती थी, कन्नड़ में ये थी अक्का महादेवी, अक्का महादेवी। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा, क्या हो जाएंगी, अक्का, अक्का महादेवी यह कन्नड़ में लिखा करती थी। और अवैयर, अवैयर ये भी क्या थी, महिला थी, तो तमिल में लिखा करती थी ना। अपनी विशुद्ध गीतात्मक गहनता व एकाग्र भावनात्मक आकर्षण के लिए ये दोनों जो कवित्री हैं यह जानी जाती हैं, अक्का देवी और अवैयर। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत सारी, जो प्राचीन भारत था हमारा, उसमें बहुत सारी लेखिकाओं ने उस समय की जो संस्कृति था, लेखन कार्य था, उस लेखन कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो हमारी
ऐसे बहुत सारी और महिलाएं भी रही होंगी जिनको हमारे इतिहास में जगह नहीं दिया गया, इतिहास लेखन में जगह नहीं दिया गया होगा, जिससे वो क्या हो गई, उस इतिहास में ओझल हो गई। तो हम अपने इस प्रश्न को देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कवियत्री एवं लेखिका थी जिन्होंने ऋग्वेद में की रचना में भी बहुत सारी भूमिका निभाई थी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ यज्ञ दिए हुए हैं और उस यज्ञ से संबंधित अनुष्ठान दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन से अनुष्ठान उस यज्ञ से संबंधित हैं, कौन से सही सुमेलित हैं। पहला है राजसूय यज्ञ, ठीक है, राजसूय यज्ञ, और उसका अर्थ क्या है, ऐसा माना जाता है था कि इस यज्ञ से राजा को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होगी, क्या होगी, सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होगी। दूसरा वाजपेयी यज्ञ, जिससे होकर शाही घोड़ा निर्बाध रूप से दौड़ता था, राजा के द्वारा उस क्षेत्र पर निर्विवाद नियंत्रण स्थापित किया जाता था। ध्यान दीजिएगा, अगर आप पढ़े होंगे तो अब इस जो ये वाला ऑप्शन है ना, राजपीय, यहाँ पे क्या अश्व है, अश्व को जो शासक था वह निर्बाध रूप से छोड़ देता था और अश्व जहां जहां जाता था उन सभी क्षेत्रों पे जो राजा था कब्जा करता चला जाता था। अगर जो स्वीकार नहीं करता था वो जहाँ पे घोड़ा जाता था वहां पे उस वहां के जो साम्राज्य था, वहां के जो शासक को करता था, उससे युद्ध किया करता था। ठीक है, तो ये याद करेंगे तो आप देखेंगे ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए अश्वमेध, इस यज्ञ में रथों की दौड़ आयोजित की जाती थी। इसमें राजा के रथ को उसके संबंधियों या स्वजनों के रथों पर विजयी दिलाई जाती थी। ठीक है, चलिए हम एक एक करके इसके बारे में जो इससे संबंधित तथ्य हैं उन तथ्यों के बारे में देखते हैं। देखिए जो राजसूय यज्ञ है, राजसूय यज्ञ, जब एक राजा जो वहाँ के अधीन बहुत सारे, अब एक राजा ना, जो एक व्यक्ति होता था जो राजा राजा का पद धारण करता था और जो अधीन बहुत सारे राजा थे, शासक थे उसके अधीन, उन सभी को हरा करके एक सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करता था, यानी सभी को क्या करता था, अपने अधीन कर लेता था, एक साम्राज्य की स्थापना करता था। स्थापना करने के बाद हम कह सकते हैं कि राज्यारोहण के बाद, क्या, राज्य रोहड़ के बाद, जस्ट राज्यारोहण के बाद एक राजा राजसूय यज्ञ करता था। राज्यारोहण कब होगा, जब वह सम्राट या राजा का पद धारण करेगा और उसके अधीन बहुत सारे जो राजा थे जिनको हराया होगा वह, वो सभी राजा इसमें क्या होंगे, उपस्थित होंगे। उपस्थित होकर इस राजसूय यज्ञ में उसे अपना सर्वोच्च राजा मानेंगे। ठीक है, सर्वोच्च राजा मानेंगे और सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होगी ना, इसी के माध्यम से सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होगी, जिसमें राजा को क्या होगा, सर्वोच्च शक्तिमान हो जाएगा एक बार से। ठीक है, तो ये वाला क्या है, सुमेलित है। दूसरा वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, इस यज्ञ में जो वाजपेयी होता था ये इसमें आएगा ना, इस यज्ञ में रथों की क्या होती, दौड़ होती थी, रथों की क्या की जाती थी, दौड़ आयोजित की जाती थी। इसमें राजा के रथ को, जो राजा का रथ हुआ करता था उसके जो सगे संबंधी थे, वो स्वजन थे, उस रथों को, उस रथ पे विजयी दिलाई जाती थी ना, राजा के रथ को क्या जाती थी, विजयी दिलाई जाती थी। ओके, तो इस आधार पे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इसमें आ गया ना, तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ में हमने इसके बारे में जिक्र किया है, फिर भी शॉर्ट में कर देते हैं। इस यज्ञ के अंतर्गत जिस क्षेत्र से होकर शाही घोड़ा निर्बाध रूप से दौड़ता था, यानी जिस जिस क्षेत्र में शाही घोड़ा प्रवेश कर जाता था उन सभी क्षेत्र पर राजा का निर्विवाद नियंत्रण स्थापित हो जाता था। अगर वहां के जो स्थानीय शासक थे अगर वो नहीं मानते थे तो उनसे युद्ध राजा करता था। ठीक है, राजा युद्ध करता था। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह से हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा ना। केवल एक ही सुमेलित है, केवल एक ही क्या है, सुमेलित है। चलिए, तो ये याद रखिएगा, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। हमें लगता है कि वाजपेयी यज्ञ में ना राजा की उम्र मतलब बढ़ाने के लिए, यौना अवस्था मतलब हमेशा उसकी क्या हो, यौना अवस्था में ही रहे, ऐसा करने के लिए इस यज्ञ का संचालन भी किया जाता था ना वाजपेयी यज्ञ में। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा साहित्य है, संगम साहित्य, संगम काल में लिखा गया था। संगम ग्रंथों का स्वरूप मुख्यतः धर्मनिरपेक्ष है, क्या था, धर्मनिरपेक्ष था। संगम कविताओं में राजाओं और सरदारों के सेना सैन्य पराक्रम का वर्णन किया गया है, सरदारों और सैन्य पराक्रमों का वर्णन किया गया है। संगम साहित्य यवनों विदेशियों के साथ, किसके साथ,
यवनों यानी कि विदेशियों के साथ व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक और दो, तीन, तीनों। तो फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। आप प्रश्न को पॉज कीजिएगा और पॉज करने के बाद इस प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है? फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो चलिए हम इस प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए जो संगम हुआ था ना, संगम साहित्य, संगम का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है संघ। जिस तरह से बौद्ध संगीतियां हुई हैं, 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, जिसमें जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो कुरीतियां थी जो उसमें शामिल हो जाती थी, और उसके कुछ जो धार्मिक धर्म का जो जो बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, उसके जो बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं, उसी तरीके से ये संगम सम्मेलन भी एक हुआ था, जिसमें उसके जो साहित्यों का एक रूप दिया गया था। उस जो धर्म का जो उस समय का जो धर्म था दक्षिण भारत का, उसका एक रूप दिया गया। उसके जो उस समय के तत्कालीन परिस्थितियों के जो लेख होते थे उनको एक रूप दिया गया। जो राजा महाराजा के संबंध में जो लेख लिखे गए थे, गायन हुआ था, उसको भी इसमें क्या किया था, दिया गया था, एक रूप दिया गया था। तो उसी देने के लिए ही संगम संगम का एक आयोजन किया गया था। संगम का अर्थ होता है संघ। चलिए हम एक एक करके फिर इसके जो तथ्य थे उसके डिस्क्राइब करते हैं। देखिए जो संगम साहित्य था यह प्राचीनतम उपलब्ध तमिल साहित्य का क्या है, संकलन है। क्या है? तमिल साहित्य का संकलन है। तमिल साहित्य का क्या है, संकलन हुआ था। संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, संघ ना। यह प्राचीन दक्षिण भारत में समृद्ध जो तमिल थे, तमिल कवियों का क्या था, संघ था। तमिल कवियों का क्या था, संघ था। संघ था और ये लोग सभी कवि जो थे एक संघ में मिलते थे। और इस काल के 3 प्रमुख तमिल राज्य जो चेर, चोल, पांड्य। अगर दक्षिण भारत का ये नक्शा देखा जाए तो इस वाले रीजन में क्या थे, चोल थे, और यहाँ क्या थे, चेर थे, और ये ऊपर वाले राज्य में क्या थे, पांड्य थे। तो चोल, चेर, पांड्य, इन जो इन तीनों साम्राज्य के जो प्रसिद्ध जो महान संत थे, उन लोगों ने इसमें संघ में आए और वहां पे उस समय जो तत्कालीन साहित्य था उसका संकलन किया। देखिए जो इसका काल है ना, यह इसका काल जो है 300 बीसी से लेकर के 300 एडी के बीच में निर्धारित की जाती है। इसी के आसपास कहीं पे यानी कि 600 सालों के बीच में कहीं पर यह संगम हुआ था। परंतु जो अधिकांश इसके जो लेख हैं, जो इसके अधिकांश जो साहित्य हैं, उसका 100 एडी से लेकर के 250 एडी के बीच के जो साहित्य हैं उसका निर्धारण किया जाता है कि इसी के बीच के आसपास कहीं यह लिखे गए थे। हो सकता हो कि 300 से लेकर 300 एडी के बीच में वो उसका क्या हो, मौखिक रूप से वह साहित्य का संकलन किया गया होगा, जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आदान प्रदान किया जाता था। जिस तरह से ऋग्वेद और अन्य वेद हैं का उनका किया गया था श्रुति, इसीलिए जो ऋग्वेद है और जो अन्य वेद है उनको श्रुति कहा जाता है, जिसको सुन सुन करके आगे अपनी पीढ़ी में पहुंचाया जाता था। तो हो सकता हो कि इस काल में इसका श्रुति के रूप में यह साहित्य का संकलन हुआ होगा। आगे चल के 100 से लेकर के 200 250 एडी के बीच में क्या कर दिया गया, इसको साहित्य को लिपिबद्ध कर दिया गया, यानी कि लिख दिया गया किसी स्रोत के माध्यम से। ओके, चलिए तो हम और आगे चलते हैं। देखिए संगम ग्रंथ जो थे यह वैदिक ग्रंथों से क्या थे, भिन्न थे। जो वैदिक ग्रंथ थे वह धर्म के इर्द गिर्द घूमा करते थे, धर्म के इर्द गिर्द घूमा करते थे। परंतु जो संगम साहित्य थे यह धार्मिक साहित्यों का संकलन नहीं था, अपितु ये अनेक वीरों, योद्धाओं, राजा महाराजा, ठीक है, राजा महाराजा मतलब एक ही ना, वीरांगनाओं, कौन, वीरांगना, वीरांगनाओं यानी कि जो महिला हुआ करती ना, ठीक है, इनकी प्रशस्तियां हैं, क्या है, प्रशस्तियों का लिपिबद्ध किया गया है। प्रशस्ति
एक प्रकार से प्रशस्ति प्रशस्ति के रूप में इसका लिपिबद्ध किया गया है। देखिए ना, अब देखिए जो इसमें विभिन्न कवियों द्वारा रचित छोटी व लंबी कविताओं का क्या है, संकलन है, कविताओं का संकलन है। इस साहित्य के जो माध्यम है, जो स्रोत, इस साहित्य का जो स्वरूप है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। धर्म धर्मनिरपेक्ष है, इसका स्रोत क्या है, धर्म स्वरूप धर्म निरपेक्ष है, यानी कि कोई ना किसी धर्म के इर्द गिर्द यह नहीं घूमता, यह सभी धर्मों का मिश्रण है एक प्रकार से कहें तो। चलिए हम और आगे चलते हैं। ये जो साधारण जो जो गीत लिखा गया ना, ये किसी आदिमानव जो नहीं, जो सिंपल जनजाति उस टाइप का नहीं है। यह काफी उच्च कोटि का साहित्य है। इसका जो साहित्य का जो स्वरूप है काफी उच्च कोटि का है। जो साहित्य का संकलन किया गया है काफी उच्च कोटि का किया गया है। और अनेक जो कविताओं में किसी योद्धा, जो कविताएं हैं उस कविताओं का जो मुख्य किरदार है वो कोई किसी एक योद्धा या वीरांगना या किसी सरदार, किसी राजा के नाम का उल्लेख करता है। ठीक है, उल्लेख करके उसी के इर्द गिर्द वो कविता या जो संकलन किया गया है उसी के इर्द गिर्द किया गया है ना। तो इसमें किसी सरदार, योद्धा, वीरांगना या राजा महाराजाओं का की के ऊपर ही यह जो कविता है या गान है जो यह उसका लेख लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, उसने उसके जो जो इसमें जो मुख्य किरदार है उस उसके पराक्रम जो यानी कि सैन्य रूप में उसने जो पराक्रम दिखाया है, योद्धा का भूमिका निभाया है, यानी कि जो उस अपने उस तत्कालीन समाज का रक्षक के रूप में रक्षा किया है। ठीक है, उसकी भूमिका के किरदार को निभाया गया, दिखाया गया है। इसमें राजा द्वारा जो चारण और योद्धा हुआ करते थे उनको उपहार दिया जाता था। जो राजा होते थे वो उनको उपहार दिया जाता था, उन उपहार का भी वर्णन किया गया है। और कविताओं का काव्य पाठ बहुत से ऐसे, जब राजा क्या करते थे उपहार दिया करते, जो चारण हुआ करते थे, चारण और जो योद्धा हुआ करते थे उनको राजा क्या करता था, उपहार दिया करता था। उनकी अ, जो वीर 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 रचना उसमें जो क्या उनकी जो भूमिका रहती थी समाज में उस योगदान के लिए उसको सम्मानित किया करता था। इस कारण सॉरी हाँ, जिससे प्रतीत होता है जो जो रचना की गई थी यह दरबारी थी, यानी कि दरबार में की गई थी, राजा के दरबार में, राजा के प्रशस्ति के रूप में यह इनका संकलन किया गया था। इसका जो क्या है, ये जो संगम साहित्य है इनका संकलन किया गया है। चलिए हम और आगे चलते हैं। जो संगम ग्रंथों में कावेरी पट्टनम है ना, कावेरी कावेरी एक नदी है ना, उसके जो तट पे वहां पे जो कावेरी पट्टनम, पट्टनम मतलब होता है तट, पट्टनम मतलब क्या होता है, तट। किसका तट, समुद्र से लगता स्थल, पट्टनम इसका मतलब होता है तट था। तो कावेरी पट्टनम यानी कावेरी का तट। ठीक है, यह क्या था, बंदरगाह हुआ करता था ना उस समय। ठीक है, बहुत सारे नगर और बस्तियों का भी उल्लेख इसमें मिलता है। जो ये कावेरीपट्टनम था ना, यह बहुत इसका जो समृद्ध अस्तित्व है, इसका पुरातात्विक साक्ष्यों से भी इसका क्या होता है, पुरातात्विक साक्ष्यों से, पुरातात्विक साक्ष्यों से भी इसकी पुष्टि होती है कि क्या कावेरीपट्टनम उस समय क्या था, एक समृद्ध शहर हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था, जहां पे यवन जो विदेशी थे, यूनानी थे, वो लोग अपने जहाजों पर सोना, चांदी, जवाहरात लाद कर लाते थे। और यहाँ पे काली मिर्च क्या थे, यूनानी, ये लोग अपने जवाहरात वगैरह सोना चांदी लाद करके अपने यहाँ से लाते थे और यहाँ से क्या ले जाते थे, काली मिर्च लेके जाते थे। काली मिर्च एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं, जो काली मिर्च होता है ना, इसको यूनानी यूनानी प्री भी बोल रहा था, सॉरी यवन प्री भी बोला जाता है, यवन प्रिय भी बोला जाता है ना, ये याद रखिएगा, ये इस यूनानियों से ही आया है ना। तो यवन प्रिय भी कहा जाता था। तो ये लोग अपने जहाजों से दास दासी, सोना चांदी वगैरह लेकर आते थे और यहाँ से काली मिर्च मसाले खरीद करके लेकर जाते थे। ध्यान दीजिएगा, और मदिरा भी अपने साथ लेकर आते थे ना। इस प्रकार जो व्यापार का उल्लेख है ना, ये लैटिन जो ग्रीक जो जो यूरोपीय जो लैटिन ग्रीक और उस समय का जो लेखन कला था, साहित्यिक कला था, लेखन, ठीक है, वो काफी उनसे ज्यादा आगे बढ़ करके जो हमारा तमिल साहित्य है,
सॉरी संगम साहित्य काफी उनसे आगे है ना, काफी विकसित था उन लोगों से, ठीक है। और जो जो इस संगम साहित्य में जो संकलन किया गया उस समय की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन की जानकारी प्रदान करने वाला एक अति महत्वपूर्ण क्या है, यह सोर्स है, स्रोत है ना। अन्य किसी माध्यम से हमें इतने डीप में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो चलिए जो हमने डिस्कशन किया उसके आधार पर अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। संगम ग्रंथों का स्वरूप मुख्यतः धर्मनिरपेक्ष था। यस, धर्मनिरपेक्ष था। हमें क्या बताना है, कौन से सही है। संगम कविताओं में राजाओं और सरदारों के सैन्य पराक्रमों का वर्णन किया गया है। यस, किया गया है। संगम साहित्य यवनों विदेशियों के साथ व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यस, अभी हमने देखा ना कि मसाला थे वो यवन प्रीत थे, उन सब के बारे में भी इसमें क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं हमारा जो चारों चारों क्या है, सॉरी तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। हमने संगम साहित्य के बारे में काफी डीप में जाना। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अहम अहम और पूरम, अहम और पूरम शब्द संदर्भित करते हैं विजयनगर साम्राज्य में उहित कर को। ये कहते हैं कर। गुप्त काल के दौरान उपजाऊ भूमि, तमिल भाषा में लिखी कविताओं यानी कि कविताओं, आर्यभट्ट द्वारा वर्णित ग्रही आकाशीय बल को। ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम जो हमारे प्रश्न है इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं, कविताएं हैं। दोनों के दोनों क्या हैं, कविताएं हैं। दोनों के दोनों क्या हैं, कविताएं हैं। पहला क्या है, अहम। देखिए जो अहम हुआ करता था ना, यह प्रेम संबंधी कविताएं होती थी। किससे संबंधित, प्रेम, प्रेम संबंधित होता था। दूसरा दूसरा है पूरम। पूरम, ध्यान दीजिएगा, यह जो है वीरता पूर्वक कविताएं हुआ करते थे। जो उस समय की युद्ध वगैरह में जो वीरता का प्रदर्शन किया जाता था उसको दिखाया जाता था। वीरता पूर्ण कि वो कविता होता था, यानी कि जो वीरतापूर्ण कविता लिखा जाता था उसको पूरम कहा जाता था। जो प्रेम संबंधित कविताएं होती थी उसको अहम कहा जाता था। कहाँ पे, तमिल साहित्य में, तमिल साहित्य में। तमिल साहित्य में, ठीक है। तो अहम और पूरम। तो देखिए दक्षिण भारत के प्रारंभिक साहित्य को प्राचीन तमिल ग्रंथों के एक समूह द्वारा निरूपित किया जाता था, जिसे प्रायः सामूहिक रूप से संगम साहित्य कहा जाता था। उसी के एक क्या है, ये दोनों भाग हैं, अहम और पूरम। अहम में प्रेम संबंधित कविताएं होती थी और पूरम में वीरतापूर्ण कविताएं होती थी। ध्यान दीजिएगा। चलिए हम कुछ थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। जैसे तुलकापियर है ना, उस समय जो संगम साहित्य था उस संगम साहित्य में से कुछ अन्य किताबें हैं जो, चलिए हमारा यहाँ पे प्रश्न का जो सही आंसर है ना, ये क्या है, अहम प्रेम संबंधित है, पूरम वीरतापूर्ण कविताएं है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, बाकी और क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा आज का ये प्रश्न यहीं पे समाप्त हुआ। एक हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो अहम और पूरम के बारे में समझा, दोनों के दोनों क्या है, तमिल साहित्य है। जो पूरम है यह वीरतापूर्ण कविता का जिसमें संकलन है, और अहम में प्रेम संबंधित जो कविताएं हैं उनका संकलन किया गया है, इसके बारे में जाना। और काफी डीप में हमने संगम साहित्य के बारे में जाना, संगम साहित्य के बारे में जाना। तमिल साहित्य का संकलन किया गया है जिसकी रचना 300 बीसी से लेकर के 300 एडी के बीच में कहीं हुआ था आसपास में, जिसमें वीर योद्धाओं, राजा महाराजा और वीरांगनाओं की प्रशस्तियां की गई हैं। और ये इसका लेखन जो था धर्मनिरपेक्ष था, ठीक है। इसमें यवन प्रिय यानी कि काली मिर्च का भी हमने जिक्र किया। यवन प्रिय, यवनों के जो व्यापार हुआ करता था उसके बारे में जिक्र किया। राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, इन तीनों यज्ञ के बारे में हमने डीप में जाना, ठीक है। इसमें जो प्राचीन काल में जो क्या थी, वीरांगनाएं थी यानी लेखिकाएं थी, जो महिला लेखिकाएं थी जो अपने उस समय के तत्कालीन साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज है, ठीक है। उसके बारे में हमने जाना, जिसमें लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्री, रुमाशा, बहुत सारी ब्रह्मवादिनी, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके बारे में हमने जाना। अब देखिए जो मुगल बादशाह अकबर थे यानी अकबर महान, इनके बारे में जो बहुत सारे सामाजिक कार्य किए गए थे, सामाजिक और शैक्षणिक कार्य किए गए थे, उसके बारे में हमने यहाँ पे जिक्र किया। ओके, चलिए
और यहाँ पे जो गुप्त प्रशासन था, गुप्त प्रशासन के काफी बारे में हमने काफी डीप में जाना ना, गुप्त प्रशासन उसके बारे में काफी डीप में जाना था। अच्छा, इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जो राजा का क्या होता था, साम्राज्य होता था, साम्राज्य प्रांतों में या भुक्ति में क्या होता था, विभाजित होता था। प्रांतों में क्या होते थे, कुमारामात्य आयुक्त होते थे, और भुक्ति भुक्ति और आई थिंक भुक्ति प्रांत होता था आई थिंक। ठीक है, तो वहाँ पे उपरिक होते थे जिसे गवर्नर भी कहा जाता था, ये राजकुमारों में से ही नियुक्त किए जाते थे। भुक्ति विषय में या जिला में भी विभाजित होता था, यहाँ पे विषय पति होते थे, और विषय गांव में विभाजित होता था ना, जहाँ पे ग्रामणी हुआ करते थे। ओके, चलिए इस तरह से इसका शासन पद्धति चलता था गुप्त साम्राज्य का। अब देखिए, जो हमारा जो अन्य हमने प्रश्न के बारे में जाना था, वह था मध्यकालीन भारत के सुल्तान थे ये, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज, इनके बारे में जो कार्य किए गए थे उसके बारे में जाना। दीवान बंद खान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी ना, दास विभाग था। और हमने यहाँ पे बहुत सारे मृद भांडों के बारे में जाना, ताम्र पाषाण काल के बारे में जाना, साथ ही साथ बहुत सारे कई मृद भांडों के बारे में जाना, जो कई कई कालों के नाम से कई कालों का प्रतिनिधित्व करती है ना। जैसे मौर्यन काल का NBPW, अगर कोई भी बर्तन मिलता है, मृद भांड मिलता है, अगर वह NBPW है, तो हम मान जाएंगे कि मौर्य काल का ही वो बर्तन है, मौर्य काल का ही बर्तन है। यह काला बर्तन होता था, बहुत चिकना होता था, चमकीला होता था। ठीक है, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, ऐसे बहुत सारे हमने मृद भांडों का जिक्र किया। देखिए यहाँ पे जो थे, हमने मक्खन गोसाल द्वारा जो स्थापित किया गया था साम्राज्य, संगठन, संगठन बोलेंगे या फिर एक ठीक है ना, धर्म स्थापित किया गया था जिसका नाम क्या था, आजीवक संप्रदाय ना, मक्खन गोसाल ने स्थापित किया था। उसके बारे में हमने काफी डीप में जाना। ठीक है, लोमस ऋषि गुफा जिसकी निर्माण अशोक सम्राट अशोक मौर्य ने किया था, बिहार के जो बराबर पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों में किया था ना। हमें हमें लगता है ये प्राचीनतम मैन मेड गुफा है ना, प्राचीनतम मैन मेड गुफा अब तक की प्राप्त है। ठीक है, इससे पहले की प्राप्त नहीं होती है, यहीं से गुफाओं का निर्माण शुरू हो जाता है। और जो सातकर्णी वंश का है ना, कौन सा सातवाहन वंश आएगा, सातवाहन वंश से बहुत अधिक मात्रा में जो अजंता व एलोरा की गुफाओं का निर्माण शुरू हो जाएगा, काफी विकसित अवस्था में पहुंच जाता है गुफा वास्तुकला। चलिए, तो हमारा यहीं पे आज का प्रश्न काफी लंबा वीडियो जा रहा है। हमने इन प्रश्नों के माध्यम से जो प्राचीन इतिहास है और मध्यकालीन इतिहास है उसके एक बहुत बड़े भाग का हमने क्या किया, रिवीजन किया है, साथ ही प्रैक्टिस भी किया है। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ओके, आप इसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जरूर जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक आए हैं तो आप जरूर बताइएगा ना। चलिए, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी क्या करिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।